हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑन चैनल स्टडी विद क्रिश सर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने पालनपुर विलेज के बैकग्राउंड को पढ़ा था और किसी भी प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में जो जो फैक्टर आवश्यक होते हैं जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सब चीजों को आपने डिटेल में पढ़ा था। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि पालनपुर विलेज का जो फार्मिंग पैटर्न था वो कैसा था। ये पालनपुर विलेज जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये इमेजिन किया गया विलेज है। इसके माध्यम से आप ये जानेंगे कि बुलंदशहर जो वेस्टर्न यूपी में है वहां के फार्मिंग पैटर्न क्या होते हैं, और ये सिर्फ जो है उसी को इंडिकेट नहीं करता है, वेस्टर्न यूपी या कह सकते हैं आप पंजाब और हरियाणा, इन सब चीजों को भी इंडिकेट किया गया है। इसके बारे में आप जान सकते हैं कि वहां का फार्मिंग पैटर्न कैसा था। तो आइए जानते हैं। जैसे कि इसमें आपने पहले बताया गया था कि वहां पे ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, तो 75% लोग जो है पालनपुर विलेज के एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, मतलब लोग वहां पे खेती करते हैं ज्यादातर लोग। और जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 90-50 टू 60 के बीच में 120 मिलियन हेक्टेयर था, मतलब कि जो एरिया था लैंड का वो 1950 से 60 के बीच में 120 मिलियन हेक्टेयर के बीच एरिया को जो है खेती के रूप में यूज किया जाता था। और ये बढ़कर जो है मतलब कि कुछ जो एरिया जो खेती करने लायक नहीं थे बाद में उसको यूटिलाइज किया गया, उसको जो है एग्रीकल्चर में यूज किया गया। ये 2010 टू 2011 के बीच में ये बढ़कर 140 मिलियन हेक्टेयर हो गया, मींस 20 मिलियन हेक्टेयर की बात में जो है इसमें बढ़ोतरी की गई। और इसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं वहां पे, क्योंकि अब लैंड जो है फिक्स होने लगा और जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा था तो लोगों को अधिक क्रॉप्स की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इसके लिए उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट किया। मल्टीपल क्रॉपिंग में दो टाइप के क्रॉप्स उगाए जाते थे। पहला था खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ये जो रेनी सीजन में जो है जिनको बोया जाता था, और इसमें कुछ मेन फसलें थी जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और लास्ट में जो है पोटैटो को भी लोग जो है यूज करते थे एग्रीकल्चर के रूप में। और दूसरा जो है आपका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ये जो है आपका विंटर सीजन में जो है इसको बोया जाता है, और इसमें जो मेन जो क्रॉप थे वो थे वीट। और इसके अलावा वहां के लोग जो है शुगर कैन को भी पैदा करते थे। शुगर कैन जो है वो एनुअल प्रोडक्शन के रूप में था, मतलब कि ये जो क्रॉप था ये साल भर का पूरा एरिया जो है ले लेता था। तो पालनपुर विलेज के लोग जो है जमीन का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो शुगर कैन के लिए छोड़ देते थे, साल भर जो है उसमें वही रहता था। और इसके अलावा बाकी सब जमीन पे जो है ये खरीफ और रबी दोनों टाइप्स के जो है क्रॉप जो है उगाते थे। नेक्स्ट आते हैं रीजन हैड सक्सेसफुल मल्टीपल क्रॉपिंग। क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग जो है हर एरिया में सक्सेसफुल नहीं है, इसके पीछे कुछ रीजन है। पालनपुर विलेज में ये इसलिए सक्सेसफुल था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है काफी अच्छे से मौजूद थी। जिसमें आपका पहला चीज आता है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई की वहां पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। वहां पे पंप थे, ट्यूबवेल थे, और इसके अलावा जो है कैनल्स की भी व्यवस्था थी, जिसके कारण सिंचाई करने में किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। सेकंड है आपका इरिगेशन पैटर्न। इरिगेशन पैटर्न का मतलब होता है कि जो सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसका जो पैटर्न था, मतलब कि वो कैनल द्वारा भी होता था, और इसके अलावा जो है उसे ट्यूबवेल के माध्यम से जो है उसको इरिगेट किया जाता था। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब जो वहां के लैंड्स थे उस पे ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग दोनों तरीके से जो है यूज किया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुरानी परंपराएं थी, मतलब कि अगर किसी कोई फार्मर है उसका लैंड किसी ऐसे एरिया में है जहां पे मशीन नहीं जा पाता, जैसे कि कोई ऊंचाई के स्थान पे अगर किसी का खेत है जहां पे ट्रैक्टर नहीं जा पाता है, तो वहां पे लोग जो है पुराने मेथड से, जो ट्रेडिशनल मेथड था हल द्वारा, उसके द्वारा लोग जो है उस जमीन को यूज करते थे खेती के लिए। और मॉडर्न मेथड का मतलब जानते ही हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं, उन सब का यूज करके वहां के लोग जो है नॉर्मल फील्ड पर जो है खेती करते थे। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरा है यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जो पालनपुर विलेज के लोग थे जब 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिक अन्न उपजाने के लिए जो है जोर दिया गया था, जिसको आप हरित क्रांति के रूप से भी जानते हैं। तो वहां पे जो है किसानों को जो है उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करने के लिए जोर दिया गया। उन्नत किस्म से मतलब है कि ऐसे बीज जो अधिक पैदावार उगा सके। तो वहां पे जो है
ये मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए यूज ऑफ HY6 काफी इंपॉर्टेंट है। लोग जो है अधिक अन्न उपजाने के लिए नए नए उन्नत किस्म के बीजों का जो है उपयोग करते थे। और इसके अलावा है आपका जो है जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा। पालनपुर विलेज में जो पहले 13 kg पर हेक्टेयर गेहूं की जो पैदावार होती थी, HY6 के उपयोग करने से ये बढ़कर जो है 3200 kg पर हेक्टेयर जो है बढ़ गई। मतलब कि गेहूं की पैदावार में लगभग दोगुने की जो है रफ्तार से इसमें बढ़ोतरी हुई। और फिर इसकी बात करते हैं हम सस्टेनेंस ऑफ लैंड। सस्टेनेंस ऑफ लैंड का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा जब किसान जो है अधिक फर्टिलाइजर यूज करने लगे, केमिकल चीजें जो है जब ज्यादा यूज करने लगे तो उनके खेतों में थोड़ी सी जो है कमी आई। वहाँ की जो मतलब खेतों की जो क्षमता थी अन्न उपजाने की, वो सिर्फ जो है केमिकल फर्टिलाइजर के बल पे ही लोग जो है अन्न उपजाते थे, जो ह्यूमन के लिए हेल्दी नहीं होता था। तो इसका जो है कुछ जो है इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट ये पड़ा कि जो ओवर यूज ऑफ लैंड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स था, इसका जो है जो पालनपुर विलेज के जो फार्मर्स थे उनके ऊपर काफी गहरा इसका प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो लैंड की जो क्षमता थी उसमें भी काफी जो है कमी आई। और पूरी तरीके से मतलब कि क्योंकि ये मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा था तो 1 मिनट के लिए भी जमीन को जो है छोड़ा नहीं जाता था। एक क्रॉप जैसे ही खत्म होती थी दूसरे क्रॉप को जो है उगाया जाता था। तो इससे जो है जो जमीन की जो तत्व थे वो मिनरल्स सभी जो है धीरे-धीरे खत्म होने लगे। अब इसके बाद हम आते हैं बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आप पहले ही पता था कि वहां पे जो है टोटल 450 फैमिलीज थी। कुछ अपर क्लास के थे, कुछ लोअर क्लास के थे। अपर क्लास के जो पीपल थे उनके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी और लोअर क्लास के पीपल में तो कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके पास जमीनें नहीं होती थी। तो आइए हम देख लेते हैं। तो 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालनपुर विलेज में करीब 150 परिवार ऐसे थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी। और एंड 240 फैमिलीज हैड लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड। और करीब 240 फैमिलीज ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें थी। और जब उनके पास जब जमीनें कम थी तो वो बाकी सब कार्य में इन्वॉल्व हो जाते थे। जैसे कि अगर वो लेबर के रूप में जो है अपना जीवन यापन करते थे, कुछ जो है माइग्रेट करके दूसरे शहरों में चले जाते थे अपने जीवन को यापन करने के लिए। लेकिन 60 फैमिलीज ऐसे थे जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड था। कुछ जो है मतलब कि अपर क्लास लोग थे जिनके पास जो जमीनें बहुत ही ज्यादा थी। वे सिर्फ अपने खेतों में फसल नहीं उगाते थे बल्कि वो अपने खेतों का यूज जो है किसी प्रोडक्शन के लिए भी करते थे। अब उसके बाद हम आते हैं फार्म लेबर के लिए। जैसे कि आपको पहले ही पता था कि 150 फैमिलीज के पास जो है जमीन ही नहीं था, तो वे लोग क्या करते थे एज अ लेबर जो है वर्क करते थे, या तो दूसरों के खेतों में या फिर शहर के बाहर जाकर दूसरी जगह पे। तो जो फार्म लेबर थे वो डेली वेजेस पे काम करते थे। डेली वेजेस पे काम करने से ये होता था कि कुछ लोग जो है उनको किसी एक स्पेशल काम के लिए रख लेते थे, जैसे कि फसलों की कटाई का समय होता है तो ये लोग लेबर को एज ए फार्म लेबर जो है यूज करते थे। उनको जब तक फसल काटना रहता है तब तक जो उनको डेली वेजेस पे रख लेते थे। जैसे फसल की कटाई हो गई पूरी तो उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता था। तो इससे उनको बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का जो है सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कुछ लोग जो है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में जाके काम करते थे, जैसे किसी का घर बन रहा हो या फिर कोई रोड बन रहा हो तो वहां पे जब लोग जो है जाके काम करते थे। तो वहां पे भी ये परमानेंट वर्कर नहीं थे, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा तब तक उनके पास रोजगार रहेगा। जैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हुआ फिर से ये जो है बेरोजगार की स्थिति में आ जाते थे। इसके अलावा जो डेली वेजेस था इनका वो भी काफी कम था। कम इसलिए था क्योंकि लेबर्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा थे। बहुत सारे लेबर्स थे जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसके कारण इनको सही रेट नहीं मिल पाता था। उस समय जो है जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट 2010 में इनके लिए जो है रेट फिक्स की थी 115 रुपीस। लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा था जिसके कारण इन्हें सिर्फ 75 से 80 रुपीस पर डे ही मिल पाता था। तो आप इमेजिन कर सकते थे कि उस समय के लोगों को कितनी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि आज आपको पॉकेट मनी मिलता है 80-100 रुपए क्या होते हैं 2 दिन में जो है आपका खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि ये इनका जो है पर डे का यही इतना इनका जो है इनकम ही था। तो सोचिए वो लोग कैसे गुजारा करते होंगे। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपको कुछ जो है संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है, कुछ जो है धन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे भी लोगों को जो है धन की आवश्यकता पड़ती थी। तो धन के लिए ये लोग जो है जो छोटे किसान थे वो बड़े किसानों पर डिपेंड हुआ करते थे।
क्योंकि उनके पास इतने ढेर सारा क्रॉप नहीं होते थे कि वो जो है उनको बेच के जो है अपने पास पैसा रख सके, सिर्फ खाने भर का ही उनको फसल हो पाता था। तो ये जो है बड़े किसानों के ऊपर जो है डिपेंड करते थे। और जो बड़े किसान थे उनके पास जो है कि काफी ज्यादा खेत थे, तो वो अपने यूज करने के लिए तो कुछ चीजें रख लेते थे, बाकी सब चीजें जो है वो बेच देते थे, बाकी फसलों को मार्केट में ले जाकर बेच देते थे और फिर वो जो पैसा मिलता था उसको अपने बैंक पे रखते थे और ये जो छोटे मोटे किसान हैं उनको लोन के रूप में देते थे। जब जो इनका लोन देने का तरीका था वो छोटे किसानों के लिए काफी ही मुश्किल भरा था, क्योंकि वो काफी डिस्ट्रेस में हो जाते थे उस लेन को कैसे चुकाएं, क्योंकि उनके पास लैंड फिक्स था, ज्यादा लैंड थी नहीं, तो या तो लेबरिंग करके जो है उस पैसे को चुकाते थे या फिर जो है किसी भी तरह जो है मैनेज करके उन चीजों को जो है वो चुका देते, जिसके कारण वो काफी डिस्ट्रेस में रहते थे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, अब जो इनका जो सेलिंग था वो जो पास के टाइगर जो इनका बड़ा काम था या फिर जो है आप कह सकते हैं जो इनका जो मार्केट था उस मार्केट में ले जाकर जो है ये लोग जो है अपने एक्स्ट्रा क्रॉप्स को बेचते थे और इसके बदले में जो है उन्हें पैसा मिलता था, वो सारे पैसे को वो जो है नॉन फार्म सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे। जो लार्ज फार्मर थे वो क्या करते थे, वो अपने पैसे को जो है या तो छोटे किसानों को लोन के रूप में दे देते थे, इससे उनको इंटरेस्ट मिलता था, या फिर नॉन फार्म प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया और दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए, इसमें ये जो है अपने पैसे का यूज करते थे। अब जैसे कि आपको पहले बता दिया कि वो नॉन फार्म सेक्टर में जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे, ये जान जाते हैं कि नॉन फार्म सेक्टर में क्या क्या चीजें जो है शामिल था। डिफरेंट नॉन फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटी में करीब 25% लोग जो है पालनपुर विलेज के 75% तो इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, बाकी जो 25% थे वे नॉन फार्म एक्टिविटी में थे। नॉन फार्म एक्टिविटी में जैसा कि आपका जो है डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग के अलावा आपका जेगरी प्रोडक्शन है, मतलब जो गुड़ का उत्पादन है, चीनी का उत्पादन है, ये जेगरी फार्मिंग में है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कुछ जो है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे डेवलप्ड थी, लोग जो है मतलब कि सवारियों को ले जाने ले आने के लिए काम करते थे, तो ये भी उनका जो है इनकम का जो है स्रोत था। और इसके अलावा कुछ जो है शॉपकीपर भी थे, जो कृषि से रिलेटेड जो काम था वो तो लोग फार्मिंग लोग करते थे, और बाकी लोग जो है 25% लोग में से कुछ लोग जो है शॉपकीपर के रूप में जो है वर्क करते थे, मतलब जरूरत की सामानों को जो है उस विलेज में जो है ट्रांसफर करते थे। और कुछ जो है उसमें पढ़े लिखे थे जो एजुकेशनल लाइन में थे, कंप्यूटर एजुकेशन जो है देते थे, जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड या फिर कोई भी कंप्यूटर वर्क फॉर्म अप्लाई करने के लिए या फिर कोई नई सूचना देने के लिए कुछ जो है वहां पे कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड भी वो लोग जो है काम करते थे। लास्ट है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बहुत से आप कह सकते हैं सिटीजन्स पालनपुर के लोग जो है इन्वॉल्व थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा माध्यम था जो एक बीच की कड़ी का काम करता था वहां के विलेज को सिटी से मैच कराने का। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पालनपुर विलेज का, और आप जो है इस चैप्टर के माध्यम से ये भी जाने कि पालनपुर सेक्टर में किस तरह से फार्मिंग होती थी और जो वहाँ के सिटीजन थे उनको कौन कौन सा वर्क जो है अपने डेली वेजेस के लिए करना पड़ता था। तो स्टूडेंट आई होप कि ये चैप्टर जो है पूरा आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड के साथ